हेलो बच्चा लोग, दिस इज जगजोत सिंह। एक बार फिर से आपका स्वागत है जेटीपी क्लासेस में। आज बच्चा जी हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, न्यू यूनिट शुरू करने जा रहे हैं +1 साइंस के लिए। चैप्टर का नेम, यूनिट का नेम है बच्चा जी लॉज ऑफ मोशन। अब लॉज ऑफ मोशन के अंदर हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या? इसके अंदर हम फोर्स पढ़ेंगे, इसके अंदर हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे, इसके अंदर वही कैसे डायनामिक्स इन सर्कुलर मोशन में चेंजेस आ रही हैं, वो सभी थिंग्स पढ़ेंगे हम। कि जैसे कि वही फोर्स लग रहा है और वही फोर्स अगर किसी बॉडी को सेंड कैसे घुमा रहा है, सर्कुलर में घुमा रहा है, तो बच्चा जी क्या कौन कौन से डायनामिक्स उसमें काम में आएंगे, क्या क्या डायनामिक्स आएंगे उसमें। डायनामिक्स मतलब क्या चेंजेस आएंगे उसमें, तो वो बच्चा जी हम सारा पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गोइंग टू दैट पोजीशन, दैट प्लेस, वी विल हैव टू डिस्कस फर्स्ट, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर, उसका नेम है बच्चा जी फोर्स। तो फोर्स को पढ़ें तो फोर्स के साथ हम किस चीज को यहां पर कंसिडर में लाएंगे, वो है हमारे न्यूटन सिंक। तो बच्चा जी वो क्या है, उन्होंने बोला क्या हमारे पास है। तो बच्चा जी फर्स्ट ऑफ ऑल इसे स्टार्ट करें तो एक बात ध्यान में रखना कि अगर कोई भी बॉडी है, देखो ओवरव्यू पूरा दूंगा एक चैप्टर का पूरे का। फोर्स में हम पढ़ेंगे क्या, एक बॉडी है जैसे कि ये है, ये एक पोजीशन पे है, ये इस पोजीशन पे ही रहेगी, ये इस पोजीशन से चेंज नहीं होगी जब तक मैं इस पे कोई अपनी ओर से फोर्स ना लगाऊं। जैसे ही मैंने बच्चा जी इसके ऊपर कोई भी फोर्स लगाया तो ये क्या होगा, कौन सी पोजीशन, रेस्ट पोजीशन से चेंज होकर किस में चली जाएगी, मोशन में। तो रेस्ट समझ गए आप, जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो वो रेस्ट में है। जैसे ही उसके ऊपर हम कोई भी फोर्स इंप्लीमेंट करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स मींस जो इससे क्या है, एक्सटर्नल है, जैसे ही वो फोर्स उसके ऊपर लगता है बॉडी के ऊपर, तो बॉडी रेस्ट से मोशन में आ जाती है। ये तो हुआ किसके लिए, रेस्ट बॉडी के लिए। अगर कोई बॉडी बच्चा जी यूनिफॉर्मली मूवमेंट कर रही है, जैसे ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब बच्चा जी क्या कि ये जो बॉडी इस तरीके से यूनिफॉर्मली मूव कर, यूनिफॉर्मली समझते हो, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर होनी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो मान लो वो बॉडी ऐसे जा रही है, अब इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ये यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। तो जैसे ये मूव कर रही है वो कैसे, इसके खुद के इंटरनल फोर्स के साथ, जो कि इसको सिर्फ उतना ही मूव करवा रहा है ताकि इसकी वेलोसिटी क्या रह सके, यूनिफॉर्म। अगर हमने इसके यूनिफॉर्म मोशन को चेंज में लाना है, मींस ऐसे है, इसको तेज करना है तो ऐसे कर दिया, ऐसे है, इसको धीरे करना है तो ऐसे कर दिया, तेज करना ऐसे कर दिया, धीरे करना ऐसे कर दिया। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये क्या है, ये वेलोसिटी में चेंज है। तो वेलोसिटी में चेंज है तो बच्चा जी क्या है, एक्सेलरेशन है। समझे बात। तो बच्चा जी अभी फिर से फर्स्ट लो, बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना प्रोवाइड करे। बॉडी मोशन में है तो वो जैसे यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक हम उसके ऊपर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स ना इंप्लीमेंट करें। तो बच्चा जी फर्स्ट लॉ ने यही बात बताई कि वो क्या बोले न्यूटन सिंह, उन्होंने बोला बच्चा जी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन में है तो वो यूनिफॉर्मली मोशन पे ही रहेगी, वो ना तो स्टॉप होगी, ना वो उससे ज्यादा तेज होगी, ना उससे कम तेज पे होगी, जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो इसका मतलब वो बॉडी जो, वो थिंग, वो जो एक्सटर्नल फोर्स जो कि किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करे, वो बच्चा जी फोर्स कौन सा कहलाता है, एक्सटर्नल फोर्स। और इस जो ये फिनोमिना हुआ, जो ये टेक्निक जो मैंने अभी चीजें बताई, ये किसके अंडर आती है बच्चा जी, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहे, मोशन में है तो मोशन में रहे, जब तक, और कब तक रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इंप्लीमेंट ना हो। तो ये फर्स्ट लॉ था। ओके, तो सेकंड लॉ क्या था, तीनों लॉ पहले पढ़ गए। तो सेकंड लॉ क्या था, वो ये
कि जैसे वो बॉडी मूव कर रही है, अगर उसके ऊपर बच्चा जी मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, जैसे ही मैंने उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो बच्चा जी उसकी वेलोसिटी में क्या आई, चेंज आ गई। तो वेलोसिटी में चेंज आई तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा इस बात को, तो वो क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, कोई बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक, ये कोई पर्सन है, ये बॉडी है, ये वाली बॉडी का क्या है, खुद का कोई मास है। जब ये बॉडी कोई मास वाली जाकर किसी और बॉडी के साथ मूव करके लगती है तो बच्चा जी यहां पर क्या क्रिएट करवाती है, मोमेंटम। तो मोमेंटम बच्चा जी क्या है, कितना मास है और कितनी वेलोसिटी के साथ ये बॉडी आई तो क्रिएट क्या किया, मोमेंटम क्रिएट किया। सो मास इनटू वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम। तो न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या बोला कि जैसे ही हम कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करते हैं बच्चा जी, तो वो उस बॉडी की मोशन, चाहे रेस्ट में हो चाहे वो बॉडी मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो उसके बच्चा जी वो क्या करती है, उसमें चेंजेस लाती है वेलोसिटी में। तो जैसे ही बच्चा जी वेलोसिटी में चेंजेस आई तो क्या आएगी, एक्सेलरेशन आएगी। तो न्यूटन सेकंड लॉ भी आ गया। जब थ्योरी में आएगा तो प्रॉपर बताऊंगा। थर्ड, जैसे ही हम किसी बॉडी के ऊपर बच्चा जी कोई भी एक्शन क्रिएट करवाते हैं, एक्शन क्रिएट करने का मतलब क्या, जैसे ही बॉडी मूव कर रही थी, इस साइड को मूव कर, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये यहां से तेजी पे होकर इस साइड को चली गई। तो जैसे बच्चा जी ये इस साइड को गई तो इसका मतलब ये पीछे की ओर कोई उतने ही अमाउंट का फोर्स लगाकर आगे को गई थी। जैसे आप अपना बॉडी का वेट जब मेजर करते हो किसी भी वेइंग मशीन के ऊपर, चाहे मान लो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है आपके पास, उसके ऊपर जब आप स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़कर आप अपना वेट को मेजर करते हो तो बच्चा जी क्या होता है उस वक्त, क्या वो वेइंग मशीन बताती है कि आपका वेट इतना है? वो कैसे बताती है? आप उसको कुछ नहीं पता, आप उसके ऊपर जाकर जब खलोगे, ऐसे खड़ जाओगे आप, तो उसके ऊपर क्या क्रिएट करोगे आप, एक फोर्स क्रिएट करोगे, उसके ऊपर एक जोर लगाओगे आप। वो फोर्स उसके ऊपर लगा तो वो उतने ही अमाउंट का फोर्स आपको देगी। आपने एक फोर्स लगाया, उतने ही अमाउंट का वो फोर्स आपको देगी। आपको को क्या कर रही है, आपको वो झल रही है, झल रही है मतलब आपको वो झेल रही है। जैसे आप उसके ऊपर खड़ रहे हो बच्चा जी पोजीशन पे, तो वो एक फोर्स आपको दे रही है, आपको उस पोजीशन पे खड़ने की परमिशन दे रही है। आप सैंड के ऊपर खड़ोगे बच्चा जी, आप फिसल जाओगे। आप एक कंक्रीट जगह के ऊपर खड़ोगे बच्चा जी, तो क्या होगा, वो आपको एक बैलेंसिंग फोर्स देगा, जिसे हम बोलते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट का बैलेंस फोर्स। तो जैसे ही आप उसकी वेइंग मशीन के ऊपर खड़ते हो जाकर बच्चा जी, तो आप उसके ऊपर क्या क्रिएट करते हो, फोर्स क्रिएट करते हो, तो उतने अमाउंट का वो फोर्स क्रिएट करते हैं। तो बच्चा जी वो क्या हुआ, आपके एक्शन का वो रिएक्शन दे रही है। तो बच्चा जी वो कौन से लॉ के अंदर आया, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो आप अभी सभी लॉ पढ़ेंगे हम, उसके लिए पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लें सभी लॉस तक पहुंचने से पहले। तो सबसे है पहले बच्चा जी फोर्स। फोर्स क्या है, कोई भी पुश या पुल, कोई भी पुश या पुल जो कि किसी भी बॉडी को क्या करवाए, मूवमेंट में ला सके। सिंपल सी बात है, अगर रेस्ट पे है तो मूवमेंट में ला सके, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी को क्या कर सके, इंक्रीज या डिक्रीज कर सके। डिपेंड है कि हम उस मोशन के किस साइड को मूव कर रहे हैं, किस साइड को फोर्स लगा रहे हैं। जिस साइड को बॉडी जा रही है, अगर उसी साइड को हम फोर्स एक्सटर्नल लगा दे तो बॉडी तेज हो जाएगी। अगर इस साइड को बॉडी आ रही है तो आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगाए तो बॉडी की स्पीड कम हो जाएगी। तो डिपेंड है क्या कि फोर्स क्या करता है बॉडी में, बॉडी की वेलोसिटी में चेंजेस लाता है। तो बच्चे फोर्स क्या है, एनी पुश और पुल जो कि उसमें क्या कर सके, उसकी डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस ला सके, उसकी वेलोसिटी में चेंजेस ला सके। तो सेकंड है बच्चा जी इनर्शिया। इनर्शिया का क्या मतलब है बच्चा जी, इनर्शिया का मतलब है किसी भी बॉडी की खुद की अनएबिलिटी। अभी इसकी, इस बॉडी की अनएबिलिटी है, इसकी खुद की कोई एबिलिटी नहीं है, ये अपने आप में असमर्थ है कि ये बच्चा जी ना तो खुद मूव कर सकता है, ना तो ये चलता चलता अपने आप रुक सकता है, जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स इंप्लीमेंट ना करें। समझे बात, किसी भी बॉडी की इनएबिलिटी, एबिलिटी का ना होना कि वो खुद चल सके या खुद रुक सके चलती चलती, जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना इंप्लीमेंट करें, ना प्रोवाइड करें, तो बच्चा जी उसे बोलते हैं हम इनर्शिया। समझे बात, डन।
सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताया कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी, बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जैसे एक्सटर्नल फोर्स आया तो ये मूवमेंट रेस्ट मूव में आ सकती है, मोशन में अगर है तो वो उससे ज्यादा तेज हो सकती है, जहां उससे क्या कम हो सकती है, डिपेंड है कि हमने फोर्स किस साइड को लगाया। जिस साइड को बॉडी है उस साइड को लगाया तो तेज, उससे ऑपोजिट लगाया तो कम। तो इसका मतलब बच्चा जी इसी बात को आपने एक बार इसे पढ़ लिया, एक बार इसे पढ़ लिया, तो बच्चा जी ये दोनों आपको सेम नहीं लग रहे, ये दोनों आपको सिबलिंग्स नहीं लग रहे। क्या उसने बोला कि खुद बॉडी अपने आप मूव नहीं कर सकती रेस्ट से या मोशन में से जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और इसने भी यही बात बोली रेस्ट मोशन में है तो वही रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इसका मतलब क्या कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही हम कौन सा लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का लॉ और न्यूटन का लॉ एक है, इन दोनों का बाप एक है। तो अगर आपने इतना पढ़ लिया तो बच्चा जी अब यहां पर आए इसकी एप्लीकेशंस। अभी इसकी एप्लीकेशंस बच्चा जी क्या है, ध्यान से समझना बच्चा जी। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन या लॉ ऑफ इनर्शिया। तो क्या है बच्चा जी, when horse stops suddenly, चलता चलता घोड़ा अगर एकदम से रुक जाए, द राइडर फॉल्स फॉरवर्ड, तो बच्चा जो उसके ऊपर राइडर है वो आगे को फॉल करता है। और जैसे ही कोई हॉर्स एकदम से चल पड़े, स्टार्ट्स सडनली, द राइडर फॉल्स बैकवर्ड। समझ गए बात। बस इसमें ऐसे होता है बच्चा जी, अगर आप नॉर्मली किसी बस में विदाउट किसी जगह को पकड़कर आप खड़े हो आराम से ऐसे, तो एकदम से बस क्या करते, ब्रेक लगा दे, तो बच्चा जी आप क्या किस साइड को जाओगे, बस की ब्रेक एकदम से लगी तो आप गिर गए आगे को। ओके, और चलती चलती बस एकदम से क्या करे बच्चा जी, खड़ी बस एकदम से चल पड़ी, तो क्या होगा बच्चा जी, आप पीछे को गिर गए। तो बच्चा जी वही तो बात यहां पर हुई, हॉर्स और ये केस क्यों हुआ, अभी ये बस वाला केस और हॉर्स वाला केस क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ बच्चा जी कि जैसे ही वो जो राइडर था जो हॉर्स के ऊपर बैठा था, वो कैसे था, वो मूवमेंट में था, जैसे हॉर्स मूव कर रहा है तो उसकी बॉडी भी साथ में मूव कर रही है। ओके, जैसे ही हॉर्स ने क्या किया, सडनली स्टॉप हुआ, हॉर्स एकदम से रुका, तो इसका मतलब अब हॉर्स के ऊपर क्या एक्सटर्नल फोर्स ने, हॉर्स ने खुद एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो वो रुक गया। और ये जो राइडर था इसके लिए ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, लगाई किसने, हॉर्स ने अपने ऊपर लगाई है। तो राइडर क्या था, राइडर ने खुद थोड़ी लगाई, तो हॉर्स ने लगाई। अभी राइडर क्या है, अभी राइडर क्या करेगा, वो तो मोशन में है जैसे हॉर्स था, तो हॉर्स तो रुक गया, बट राइडर क्या है, वो इस पोजीशन में था, वो कैसी इनर्शिया में था, इनर्शिया ऑफ मोशन में था। इनर्शिया का बच्चे दो तरीके का मोशन है, एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक है इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, तो दो इनर्शिया है। तो इसका मतलब जब वो हॉर्स एकदम से रुका तो राइडर क्या किया, राइडर फॉल्स फॉरवर्ड। क्यों, क्योंकि राइडर खुद कैसे मोशन में था, पहले जैसे हॉर्स मोशन में था वैसे ही राइडर इनर्शिया ऑफ मोशन में था। जब हॉर्स रुक गया तो राइडर थोड़ी ना रुका, राइडर तो आगे चला गया, तो इसका मतलब फॉल फॉरवर्ड। उसी तरीके से जब हॉर्स एकदम से चला तो राइडर उस पे था, वो भी एकदम से क्या रेस्ट पे था, वो आराम से बैठा है। हॉर्स एकदम से चला तो राइडर गया पीछे को। बात समझ में आई, वो क्यों हुआ, क्योंकि राइडर उस वक्त कैसे था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था। एकदम से हॉर्स निकल गया तो राइडर पीछे को खिसक गया। बात समझ में आई। तो रेस्ट से इनर्शिया उसका कैसे गया, मोशन में चेंज हुआ, बट वो एकदम से होने के कारण वो राइडर पीछे को फिसल गया। ओके, क्यों, क्योंकि जैसे ही हॉर्स मूव करा तो जो राइडर का लोअर पार्ट था वो हॉर्स के ऊपर था। अभी राइडर आगे को, अभी हॉर्स आगे को गया तो राइडर का लोअर पार्ट आगे को गया, बट ऊपर वाला पार्ट कैसे था, रेस्ट पे था, तो वो राइडर पीछे को खिसक गया। उसी तरीके के साथ जैसे ही हॉर्स बच्चा जी स्टॉप किया तो राइडर का जो लोअर पार्ट था हॉर्स के ऊपर, वो हॉर्स एकदम से स्टॉप किया तो राइडर का लोअर पार्ट क्या हो गया, रेस्ट पे हो गया, तो ऊपर पार्ट अभी भी मोशन में, तो वो आगे को चला गया। समझ में आई बात, क्लियर। नेक्स्ट है व्हेन अ कारपेट इज हिटेड विद अ स्टिक डस्ट पार्टिकल्स वर ऑब्जर्व। कोई भी कारपेट हो उसमें क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, आमतौर पे इस वक्त तो है।
हर वक्त होते हैं। तो बच्चा जब आपको उसको आप किसी स्टिक के साथ उसको हिट करते हैं तो बच्चा डस्ट पार्टिकल उससे बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको हिट करते हो तो बच्चा जी क्या होता है, डस्ट पार्टिकल के साथ साथ वो हिट किसके ऊपर लगती है, कारपेट के ऊपर। तो कारपेट अपनी पोजीशन से क्या है, खिसक कर दूसरी साइड पे जाता है जैसे वो हिट किया। तो वो तो इसका मतलब स्टिक के कारण कारपेट अपनी पोजीशन से हिलकर दूसरी साइड को चला गया, बट उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स थे, समझे बात, वो एकदम से हिट होने के कारण डस्ट पार्टिकल उससे बाहर निकल आए। तो डस्ट पार्टिकल्स कौन से इनर्शिया में रह गए, रेस्ट पे रह गए, क्योंकि पहले कारपेट रेस्ट पे था तो वो भी रेस्ट पे था। कारपेट के ऊपर हिट हुई तो कारपेट मोशन में आ गया, डस्ट पार्टिकल रेस्ट पे रह गए, तो जो रेस्ट पे रह गए वो हमें ऑब्जर्व हो गए। ये कारपेट, इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स हिट किया टक, तो वो इस साइड चला गया, हमें डस्ट पार्टिकल्स यहां पर अभी भी ऑब्जर्व है। डन। क्यों? इसके ऊपर थोड़े बहुत वो भी होंगे, वो जहां पर ये वाली पार्टिकल, ये जो स्टिक जहां जहां पर क्लिक की तो उस जगह पर कारपेट के साथ डस्ट पार्टिकल चल गए, पर बट जो बाकी वाले थे वो वहीं पर रह गए, तो वो हमें ऑब्जर्व हो गए। तो बच्चा जी क्या हुआ, डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट पे थे तो रेस्ट पे रहे तो वो ऑब्जर्व हो गए, और कारपेट जो था वो मूव कर गया। तो नेक्स्ट है बच्चा जी, एक बुक है जो टेबल के ऊपर पड़ी है, तो नीचे से एकदम से मैं अगर इस कपड़ा जो इस बुक के नीचे कोई क्लॉथ है उसको मैं एकदम से सडनली खींचूंगा तो कहते हैं कि बुक उसी पोजीशन पर रहेगी, बुक उसी टेबल के ऊपर पड़ी रहेगी, कपड़ा बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, इसको मैंने एकदम से खिसकाया, एकदम से इस कपड़े को बाहर खिसकाया, इसको मैंने खींचा, तो उससे क्या होगा बच्चा जी, ये जो कपड़ा था ये एकदम सडनली रेस्ट पे आ जाएगा, तो ये निकल गया, तो ये एकदम से खींचा, सडनली खींचा तो ये निकल गया, तो बच्चा जी ये रेस्ट पे था तो ये रेस्ट पे रह गया। बात डन, क्लियर। एथलीट करता है थोड़ा सा डिस्टेंस रन ताकि वो लंबा जंप ले सके। क्यों? ये क्यों? अभी इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। आपके स्कूल में स्पोर्ट्स मीट होती होगी, लॉन्ग जंप जब लगाते हैं बच्चा तो क्या करते हैं, वो सिंपली यहां पर खड़े हैं, पीटीए सर ने विसल लगाई, एकदम से जंप लगाना तो उन्होंने ऐसे जंप लगा दिया। ऐसे होता है? नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चा जी, जो जिसने जंप लगाना वो थोड़ा सा एथलीट भाग कर आता है। क्यों? ताकि उस वक्त वो अपने अंदर क्या जनरेट कर सके, एक मोशन जनरेट कर सके। वो कैसे होगा, वो अपने अंदर एक मोशन जनरेट कर रहा है मैक्सिमम स्पीड एक्वायर करने का। तो जैसे उसने अपने अंदर एक मोशन एक्वायर कर लिया, वो अपनी पोजीशन, पहले रेस्ट पे था, रेस्ट पे होगा तो थोड़ी सी जंप लगेगी, वो उसने अपने अंदर मोशन क्रिएट किया रन करके, ताकि वो लंबा से लंबा जंप लगा सके। तो उस वक्त उसने रन के क्या किया, रन करके अपने अंदर एक ऐसी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर की जिसके कारण अब क्या होगा, जब वो उस काइनेटिक एनर्जी को अब वो कैसे करेगा, यूज करेगा किसमें, ताकि वो लंबा जंप लगा सके। इसका मतलब जो उसने वो भागकर अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी एक्वायर की, उसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा देर तक हवा में रह सके। ओके, क्योंकि अब ऐसे अगर आप ऐसे जंप लगाओगे तो आप कैसे लगाओगे, ऐसे लगा दोगे सिंपल, तो कितनी देर तक हवा में रहे, थोड़ी देर तक। तो बच्चा जी वो क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा तेजी से भाग कर आएगा ताकि वो जब वो जंप लगाए तो ज्यादा देर तक हवा में रह सके। तो ज्यादा देर तक हवा में रहने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, भाग कराना पड़ेगा। ओके, और एक बात का और ध्यान रखना बच्चा जी, उसको कौन से एंगल के साथ मूव करना पड़ेगा। आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा है 45 डिग्री एंगल के साथ, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, मैक्सिमम। कहां पर पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के साथ थीटा क्या है, इस साइड को थीटा चाहे इस साइड को थीटा, दोनों के लिए क्या 45 डिग्री है, तो वो मैक्सिमम रहेगा। तो मैक्सिमम अगर 45 के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो दूर जाकर लगेगा। तो वो पढ़ा था ना, मैक्सिमम रेंज के लिए हम क्या पढ़ेंगे, कौन सा एंगल, 45 डिग्री साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू 45 होगी तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 इंटू 45 90, साइन 91, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी कब, जब एंगल कितना होगा 45 डिग्री। तो उसका मतलब वो अभी रन कर रहा है, क्यों, ताकि मैक्सिमम एनर्जी एक्वायर कर सके, ताकि वो कैसे जब मूव करे, जब वो जंप करे तो मैक्सिमम देर तक हवा में रह सके, और जितनी देर तक वो हवा में रहेगा उतना उसका लॉन्ग जंप क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये थे बच्चा जी। अब इसके बाद आएगा a man jumps from a moving train falls down।
जब कोई पर्सन मूविंग ट्रेन से जंप करता है तो वो डाउन गिर जाता है। कैसे? अभी ऐसे एक ट्रेन जा रही है, उसके अंदर पर्सन सवार है, पैसेंजर है कोई, उसने सडनली बाहर जंप किया तो क्या होगा उससे? बचा जी बोलो बोलो जल्दी से। अभी आपने ये 2 केसेस पढ़े हैं पहले वाले, तो आप वही फिनोमेना लगाओगे लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण। तो वो क्या होगा बचा जी, जैसे ही वो वहां से बाहर निकला तो उसकी बॉडी पूरी की पूरी कैसे थी? मोशन में थी। जैसे ही उसने जंप किया तो उसका लोअर पार्ट अर्थ के साथ लगने के कारण वो एकदम सडनली स्टॉप हो गया, बट अपर पार्ट अभी भी मोशन में था तो वो आगे को चला गया। तो बंदा क्या था, वो जो पर्सन था वो खिसक कर गिर गया। किस साइड को गिरा? जब आप यहां से बाहर निकलोगे एकदम, तो बच्चा जी आप फुट जब नीचे रेस्ट करेंगे, आपके लैंड करेंगे धरती के ऊपर, तो वो रेस्ट पे होंगे, तो अभी अपर पार्ट मोशन में है तो वो आगे को जाएगा, तो वो आप आगे को खिसक कर गिर जाओगे। तभी आप जब स्कूल में भी जाते होगे बच्चा जी, वहां पर जब आपके स्कूल में बस जाकर आपकी पार्किंग में लग रही होगी, तो अभी आप बस से उतरते कैसे हो? इस साइड को बस जा रही हो तो बच्चा जी आप ऐसे तो नहीं उतरते पीछे को, नहीं। उसका वहां पर आपको उतरने का आपकी टेक्निक क्या होनी चाहिए? अगर फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट है बस अगर रुक जाए तब उतरो, और हम भी आपको यही बोलेंगे जब तक बसेस बच्चा जी रुकती नहीं है आप नहीं उतरे। जैसे ही बस रुक जाए तब आप उतरो तो बेस्ट है। अगर फिर भी जैसे आपने ड्राइवर्स को देखा होगा, कंडक्टर्स को देखा होगा, तो बच्चा जी वो कैसे उतरते हैं? जिस साइड को बस ट्रैवल करते हैं उसी साइड को उतरते हैं। पर कब? जब स्पीड बहुत लेस हो। वो इसलिए क्यों? क्योंकि जब वो उतरते हैं तो थोड़ा सा साथ में वो खुद भी ट्रैवल करते हैं। वो अपने अंदर वो इतनी वेलोसिटी लेकर चलते हैं कि जब मैं उतरूं तब मैं थोड़ी सी स्पीड के साथ खुद भी मूव करूं, ताकि क्या, जैसे ही अर्थ पे जाकर उनके फुट क्या कांटेक्ट में आएंगे, तो अगर वो रेस्ट में आने की कोशिश करें, वो थोड़ी सी अंदर अपने अंदर क्या है एक्वायर करके रखते हैं एनर्जी काइनेटिक वाली, ताकि वो जब उनके फुट अर्थ के ऊपर लैंड करे तो बॉडी साथ में थोड़ा सा ट्रैवल करे, ताकि धीरे धीरे वो क्या वो रेस्ट पे हो सके, ताकि वो आगे को गिरे ना। बात समझ में आई? तो नेक्स्ट है बच्चा जी, अ बॉल थ्रोन अपवर्ड इन द ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिटर्न्स टू द थ्रोअर। जैसे अब किसी बस पे आप ट्रैवल कर रहे हो बच्चा जी, तो आप बसेस में अगर किसी को कुछ बच्चा जी खाना वगैरह प्रोवाइड करते हो, जहां आप खुद बस में बैठे हुए हो, कोई आपके हाथ में एप्पल है तो आप उसको एप्पल को ऊपर फेंकोगे, तो बस चल रही है, तो बच्चा जी ऐसे क्या होता है, जब आप बस के अंदर बैठे हो तो आप सभी को देखोगे, जो आपके साथ पैसेंजर्स बैठे होंगे, जहां जो आपके साथ खुद स्कूल के स्टूडेंट्स बैठे होंगे, तो बच्चा जी आप उनके लिए कैसे हो? रेस्ट पे हो। जब आप विंडो से बाहर देखोगे तो उनके लिए आप मोशन में हो, खुद के लिए रेस्ट पे हो। तो जो आपके साथ बॉडी है, जो एप्पल है, वो भी आपके लिए कैसे है? रेस्ट पे है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को बातें करते हो किसी के साथ बस में, तो बच्चा जी आपको ऐसा फील नहीं होता कि हम मोशन में है, तो आप सिंपल ऐसे फील होता है कि आप रेस्ट में हो। उसी तरीके से एप्पल आपके हाथ में, तो वो भी क्या फील करेगा कि मैं रेस्ट में हूं। तो इसका मतलब क्या, जब आप उसको ऊपर को फेंकोगे तो बच्चा जी आप आगे निकल गए तो एप्पल पीछे गिर गया, ऐसे नहीं होगा। वो भी आपके साथ रेस्ट पे, आप भी रेस्ट पे हो। हाँ, बाहरी दुनिया के कारण, बाहरी दुनिया के साथ आप मोशन में हो। तो बच्चा जब आप मूव करते हो, आप मोशन पे हो बाहरी दुनिया के कारण, तो इसका मतलब जब आप मूव कर रहे हो तो आपका एप्पल भी साथ साथ में मूव कर रहा है। तो आप ऊपर को फेंकोगे तो बच्चा जैसे आप आगे को जा रहे हैं तो वो भी आगे को जा रहा है, तो इसका मतलब वो भी मोशन में हो आप, तो वो भी मोशन में है। तो जब आप आगे को जाओगे तो वो फिर से एप्पल आपके ही हाथ में आएगा। तो बात समझ में आई? ओके। When we shake the branches of the mango tree, a mangoes fall down. जब आप किसी ट्री की जो ब्रांचेस है उसको आप सडनली क्या करते हैं, शेक करते हैं, तो बच्चे जी क्या होता है, उसके मैंगोज या उसके जो लीव्स हैं जो कि थोड़े से क्या हो चुके हैं, डिटैच्ड होने वाले हैं, बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं, सूखे हो चुके हैं बच्चे जी, वो इजिली गिर जाते हैं। और इन्होंने एप्पल का अभी यहाँ पर मैंगो की बात की है, तो इसका मतलब मैंगो का भी मास ज्यादा होगा, उसके ऊपर क्या है ग्रेविटी का इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है। तो वो जब आप शेक करते हो तो वो जिस जॉइंट के साथ ब्रांच के साथ वो लगे होंगे, वो बच्चा जी इतना शेक, सडनली शेक वो अक्वायर अपने ऊपर झेल नहीं सकता, इसलिए वो गिर जाता है। तो इसलिए उन्होंने मैंगो की एग्जांपल ली। अदरवाइज लीव्स की हो तो वो अगर बच्चा जी लीव्स बहुत पुराने हो गए होंगे, सूख गए होंगे, तो वो इजिली गिर जाते हैं जब आप किसी लीव की ब्रांचेस को शेक करते हो। तो बच्चा जी क्या हुआ, अभी किसी ट्री की अगर आप ब्रांचेस को शेक कर रहे हो तो बच्चा जी क्या होगा, उसके साथ आपने उनको हिलाया तो बच्चा जी ट्रीज की जो ब्रांचेस है वो तो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड है, लीव्स अपने ट्रीज की ब्रांचेस आपस में। ओके, तो वो बच्चा जी वो तो क्या होगा, वो भी साथ में शेक करेंगे तो वो भी हिलेंगे। बट
जैसे अभी यहां पर उन्होंने मैंगोस की बात की, तो मैंगोस बच्चा जी कैसे है, वो रेस्ट पे था, जैसे ट्री पे रेस्ट पे था। जैसे हमने ट्री को हिलाया तो ट्री तो मूव कर गया, बट वो अभी भी रेस्ट पे है। तो वो एकदम सडनली उसके ऊपर क्या लगा, जर्क लगा, तो वो जर्क उतना झेल नहीं पाया, तो वो गिर गया नीचे। तो ट्री रेस्ट में से मोशन में आ गया, बट ये रेस्ट पे था, तो ये रेस्ट पे ही रहने की कोशिश कर रहा था। तो ये रेस्ट पे, जैसे कारपेट वाला केस था, कारपेट गया, डस्ट पार्टिकल्स वहां पे ही रहे, तो वो ऑब्जर्व हुए। तो यहीं पर भी क्या हुआ, जैसे शेक की गई ब्रांचेस, तो वो ब्रांचेस शेक करके, अभी ये मैंगो है, ये उसकी ब्रांच है, हमने उसको शेक किया तो वो ऐसे हिला, ये उसको ये ब्रांचेस है, ये ऐसे हिली, तो ये सडनली गिर गया। तो ये रेस्ट पे रह रहा था, इसलिए वो गिर गया। तो डन हुई बात। नेक्स्ट है द स्पार्क्स कमिंग आउट ऑफ अ रबिंग स्टोन्स आर टेंजेंशियल टू द रोटेटिंग स्टोन। अभी दो स्टोन्स आपके पास, उनको आप ऐसे ऐसे खिसका रहे हो, रोटेट कर रहे हो, ऐसे आप उनको रख रहे हो, तो बच्चा जी उससे क्या होगा, उससे स्पार्क प्रोड्यूस होती है। ओके, तो स्पार्क प्रोड्यूस हुई, जब तक आप उसके ऊपर आपने रेस्ट में, अभी वो अगर स्पार्क नहीं प्रोड्यूस हुई तो वो बच्चा जी आपके साथ ही ऐसे ऐसे मूवमेंट है। जैसे स्पार्क हुई प्रोड्यूस, तो वो स्पार्क जो बाहर निकली, अभी पहले आपके एक्सटर्नल फोर्स के साथ वो क्या थे, स्टोन्स थे। आप एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपने हाथ के साथ दोनों स्टोन्स के ऊपर, तो जैसे आप उनको रब कर रहे हो, तो बच्चा स्टोन्स भी आपके एक्सटर्नल फोर्स के साथ मूव कर रहे हैं। जैसे स्पार्क निकला, तो स्पार्क उस स्टोन से बाहर निकल गया, तो फोर्स आपका किस पर लग रहा था बच्चा जी, स्टोन्स के ऊपर लगा, तो स्पार्क बाहर आ गया। तो स्पार्क के ऊपर अभी थोड़ी स्पार्क तो क्या हुआ, स्टोन से दूर हो गया, तो अभी स्पार्क के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो वो जहां पर था वो वहां पर फील होगा। तो वो कैसे फील होगा, जैसे यहां पर अभी लगेगा, तो ऐसे किसका है, तो यहां पर बच्चा जी सेंटर पॉइंट पे वो टेंजेंशियली बाहर निकलेगा। टेंजेंशियली स्टोन्स की जो सरकमफ्रेंस है उसके साथ, उसी अगर वो सर्कुलर है तो बच्चा जी सर्कुलर टेंजेंशियली वो बाहर फील होगा, क्योंकि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जर्व नहीं हो रहा होगा। एक्सटर्नल फोर्स कहां पर होगा, उन स्टोन्स के ऊपर होगा। तो स्टोन से अगर फ्रिक्शन के कारण कोई स्पार्क निकला, तो वो बच्चा जी बाहर कैसे निकल कर आएगा, टेंजेंशियली बाहर निकलकर हमें फील होगा। उसी के कारण जब बच्चा जी कोई सी मड में आपकी साइकिल या कोई भी बाईसाइकिल या कोई भी कार वगैरह कुछ भी जा रही होगी, तो बच्चा जी उसके साथ अगर मड की, अभी उसके साथ जो मिट्टी लगी होगी आपके टायर्स के साथ, तो बच्चा जी वो क्या होगा, अभी फोर्स कहां पर लग रहा है, टायर्स के ऊपर लग रहा है। तो मड क्या करेगी, वो जब उस मड से वो टायर बाहर निकला, तो बच्चा जी क्या होगा, अभी वो डिटैच होने की कोशिश करेंगे, क्या, मिट्टी, अभी मिट्टी बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो वो कैसे निकलेगी, अभी ये सर्कल था, क्या था, ये व्हील का क्या है, सरकमफ्रेंस है। तो बच्चा जी जैसे ही वो बाहर निकली, तो मड कैसे बाहर निकल जाएगा, जैसे आपने बारिश के टाइम बाइक्स की जो बैक साइड वाला टायर होगा, उससे बच्चा जी क्या होगा, वो जो मिट्टी है, जब वो जो छींटे पड़ते हैं बच्चा जी, वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वो कैसे निकलते हैं, टेंजेंशियली निकलते हैं, क्योंकि अभी फोर्स किसके ऊपर, टायर के है। तो टायर्स के साथ और मड का आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, वो स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि जर्क पड़ते रहते हैं लगातार। तो बच्चा जी वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वो कैसे निकलते हैं, टेंजेंशियली निकलते हैं। तो इसलिए पीछे क्या दिया गया है, मड गार्ड दिया होता है, क्यों, ताकि जो पीछे बैठा उसके कपड़े खराब ना हो, जो पीछे आ रहे हैं उसके भी कपड़े खराब ना हो। तो बच्चा जी इस केस में क्या हुआ, फोर्स किस पे लग रहा है, टायर्स के ऊपर लग रहा है, तो वो कंटिन्यूसली मोशन में है, और मड पार्टिकल्स जो थे वो बच्चा जी सडनली उससे दूर हो गए। तो एक्सटर्नल फोर्स टायर के ऊपर है, तो वो रेस्ट पे आने की कोशिश करेगा, तो वो मोशन में है, तो वो एकदम उससे बाहर हो गया, तो वो बाहर पीछे निकला, तो हमारे ऊपर पड़ सकता है, अगर मड गार्ड प्रोवाइडेड नहीं है तो ये थे बच्चा जी न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। इसमें हमें लीनियर मोमेंटम पढ़ना था एक, वो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी बताया। लीनियर मोमेंटम मास और वेलोसिटी के साथ जिस साइड को वेलोसिटी होगी, अभी मास तो एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, वेलोसिटी, जिस साइड को वेलोसिटी होगी बच्चा जी उसी साइड को क्या आएगा, मोमेंटम। मोमेंटम की डायरेक्शन भी उसी साइड को आएगी ना। अभी वेलोसिटी इस साइड को है, तो मोमेंटम भी तो इसी साइड को आएगा, ऐसे थोड़ी होगा। अभी कोई बच्चा है, उसको अगर चाटा पड़ा किसी टीचर से, रब ना करे ऐसा पढ़े, पर अगर पढ़ा तो बच्चा जी क्या होगा, वो ऐसे पढ़ेगा, तो वो इस साइड को जाएगा। कैसे जाएगा, ओह नहीं, ऐसे नहीं होगा। जिस साइड को वो पढ़ा उसी साइड को मोमेंटम क्रिएट हुआ, उसी साइड को मोमेंटम की डायरेक्शन आई। तो बच्चा जी क्या हुआ, m इंटू बी, तो ये हुआ हमारे पास मोमेंटम। इससे एक दो ग्राफ है जो हम पढ़ेंगे अभी बस। वो क्या है, अगर बच्चा जी ये रह गया कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है, मींस एक ही बॉडी के ऊपर हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इन सभी थिंग्स थी ना बच्चा जी। हमें पता है मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके है, ओके।
तो बच्चा जी अगर इन दोनों में से अभी किस बॉडी कौन सी चीज कांस्टेंट होगी, जिस बॉडी के ऊपर वो लग रहा होगा, तो इसका मतलब यहां पर मैंने ये लगा दिया। ओके, तो रिलेशन बच्चा जी क्या बनता है, अगर ये कांस्टेंट होगा, मास कांस्टेंट होगा एक ही बॉडी का, मास कांस्टेंट है, तो बच्चा जी रिलेशन क्या बनेगा, वेलोसिटी और मोमेंटम के बीच में। जैसे मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो मोमेंटम भी बढ़ रहा है, ऐसे हो गया। ओके, ये बना पहला। तो दूसरा क्या है बच्चा जी, अगर मास की जगह कौन सा कांस्टेंट हो जाए, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, तो अगर बॉडी का मास बढ़ता जा रहा है तो मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ये वाला, तो अगर मास में इंक्रीज आ रहा है तो बच्चा जी उसके साथ भी मोमेंटम में इंक्रीज आएगा ऐसे ही, क्योंकि दोनों क्या है बच्चा जी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक कांस्टेंट है तो एक के बढ़ने के साथ दूसरा भी बढ़ेगा, ये कांस्टेंट है तो इसके बढ़ने के साथ ये भी बढ़ेगा। ओके, और अगर बच्चा जी मोमेंटम कांस्टेंट है, इस साइड को वेलोसिटी, इस साइड को मास, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो बच्चा जी क्या बनता है रिलेशन, फिर ये बना, ये P क्या था, ये कांस्टेंट है, पहले ऐसे था, अब ये कांस्टेंट हो गया तो क्या बना, दोनों आपस में कैसे इनवर्सली है, तो एक के बढ़ने के साथ दूसरा कम होगा, तो कुछ ये बन जाएगा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होता जा रहा है। डन। तो ये था हमारा बच्चा जी पूरा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। आज का लेक्चर काफी लंबा हो गया, कल हम स्टार्ट करेंगे बच्चा जी न्यूटन का सेकंड लॉ, फिर पढ़ेंगे इम्पल्स, उसके बाद न्यूटन्स का थर्ड लॉ, उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, जुड़े रहे हमारे साथ, खुश रहे खुशहाल रहे, और लेक्चर को भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। बच्चा जी बाय बाय।